बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें होंगी एक ऐसी फिल्म को लेकर जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो खास कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन बातों के बाजार में इस फिल्म की हवा बेहद गर्म रही। सच पूछिए तो बहस में उलझने वाली फिल्मों के रूप में इस फिल्म की चर्चा आज भी होती रहती है। तो आइए एक बेहद संजीदा और नाजुक जज्बे पर बनी फिल्म की बातें सुने लोकेंद्र शर्मा से। इन बातों को खोजबीन के बाद कागज पर उतारने वाले हैं कार्तिक चौहान, और बातों को प्रोग्राम की शक्ल में आप तक पहुंचाने में प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा की मदद की है राजलक्ष्मी ने। तो आइए सुने गर्मा गर्म प्रोग्राम यानी फिल्म गर्म हवा की बातें। 50 बरस पहले भारत में दो ऐतिहासिक घटनाएं घटी थीं। पहली ये कि देश सदियों की गुलामी से आजाद हुआ, और दूसरी ये कि मजहब के नाम पर देश दो टुकड़ों में बंट गया। धर्म के नाम पर इतने विशाल देश का इस तरह विभाजित हो जाना दुनिया के इतिहास की एक अनोखी घटना थी। इस घटना के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एतबार से दक्षिण एशिया के इस पूरे उपमहाद्वीप की जीवन धारा ही बदल गई। शुरू में विभाजन के दर्द को पूरी गंभीरता से दर्शाने वाली शायद सबसे पहली फिल्म थी नास्तिक। इस फिल्म को फिल्मिस्तान के बैनर पर I.S. जौहर ने बनाया था। सन 1954 में बनी इस फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान की थी जिसकी ईश्वरीय आस्था मुसीबतों के बोझ से डगमगा जाती है, लेकिन ये बोझ उसे वतन के बंटवारे की वजह से उठाना पड़ता है। शायद आपको याद हो, फिल्म नास्तिक में प्रदीप का वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ था जिसमें विभाजन के समय इंसानों में जागी हुई हैवानियत का सच्चा चित्र खींचा गया था। राम के भक्त रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे। राम के भक्त रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार। आश्चर्य की बात है कि इतिहास की इतनी बड़ी घटना पर हमारे फिल्म निर्माताओं ने बहुत कम फिल्में बनाई हैं। ये शायद इसलिए हुआ कि विभाजन से जुड़े मुद्दे बहुत नाजुक थे और विभाजन की यादें बहुत तकलीफदेह है। इस विषय को लेकर फिल्म बनाने पर यह डर हमेशा लगा रहता था कि सेंसर बोर्ड शायद ऐसी फिल्म को पास ही ना करे। इस विषय पर गिनी चुनी फिल्में बनने का शायद यही मुख्य कारण रहा। सन 1972-73 में, यानी विभाजन के पूरे 25 साल बाद, एक और फिल्मकार ने इसी विषय पर एक फिल्म बनाई जिसे कथा और कला दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण माना गया। ये फिल्म वित्त निगम यानी FFC से ऋण लेकर बनाई गई थी। फिल्मकार थे MS सत्यू और फिल्म थी गर्म हवा। आज किसे छोड़ा है मियां? बड़ी बहन को। बहनोई साहब तो पहले ही कराची जा चुके थे। आज उनके बाल बच्चे भी चले गए। कैसे हरे भरे दरख्त कट रहे हैं इस हवा में। बड़ी गर्म हवा है मियां, बड़ी गर्म। जो उखड़ा नहीं सूख जाएगा मियां। और फिर एक शायर ने कहा है ना मियां, वफाओं के बदले जफा कर रिया है। मैं क्या कर रिया हूं, तू क्या कर रिया है। अरे पासा, ये दंगे फसाद पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह कोई अपना घर बार छोड़कर नहीं भागता। अरे तब भागकर जाते कहां? अल्लाह मियां ने पाकिस्तान जो बना दिया है, फिर कौन हराम मौत मरे है मियां।
हट जा रे बीच में से। ए साइकिल वाले जरा पास। जब से ये भागम भाग लगी है ना मियाँ, अपने लमडे को भी तांगा करा दिया। हाँ, इसीलिए अभी तक कराची नहीं गए। अरे मियाँ मैं काहे को जाऊंगा। सुना है कराची में ऊंट गाड़ी चले, बाप दादा ने घोड़े जोते, मैं ऊंट जोतूं तो रूनी फड़फड़ाएगी उनकी जन्नत में का। आजादी से पहले पाकिस्तान की मांग उठाने वाले राजनेता वे थे जिनके विचार में हिंदू और मुसलमान दो दीगर कौमें थीं। उनका तर्क था कि हिंदू और मुसलमानों के धर्म ही नहीं, उनकी संस्कृति, उनके नायक और उनकी परंपराएं सभी कुछ एक दूसरे से अलग हैं। वे एक भूभाग में रहने वाले अलग अलग दो वतन हैं। इसी विचार के बल पर पाकिस्तान का वजूद सामने आया। पाकिस्तान बनने से भारत के मुसलमानों को परिवर्तन के एक दौर से गुजरना पड़ा। कुछ तो पाकिस्तान चले गए और कुछ यहीं बने रहे। इन दोनों के बीच एक तीसरा वर्ग और भी था जो अजीब दुविधा में पड़ा रहा। फिल्म गर्म हवा इसी दुविधा में फंसे हुए मुसलमान परिवारों की तस्वीर पेश करती है। अब मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए हमें फौरन ये हवेली और कारखाना बेचकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाना चाहिए। ये सिंधी और ये पंजाबी इसलिए वहां से भागकर आए हैं कि वहां का सारा कारोबार ठप हो जाए। इसलिए इस वक्त हम वहां पहुंचकर कारखाना लगाएं तो कारखाना भी चल जाएगा और पाकिस्तान भी। आज हक व बातिल में जबरदस्त टकराव है, जबरदस्त कशमकश है। जवाहरलाल कहते हैं ये रोटी रोजी का झगड़ा है। मैं कहता हूँ गलत। हलीम मिर्जा, कान खोल के सुन लो। यहाँ तुम्हारे अब्बा जी की हड्डियां दफन हैं। मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाने की। यहाँ रहने पाएंगी तब रहेंगी ना। मुझे कौन निकालेगा, अपनी हवेली में रहती हूँ। हवेली के बाहर जो कुछ हो रहा है उसका अंदाजा नहीं आपको। गांधी जी की कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। 4 दिन के अंदर अंदर सब ठीक हो जाएगा। फिल्म गर्म हवा पाकिस्तान बनने के बाद भारतीय मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में आने वाले परिवर्तनों को रेखांकित करने की कोशिश करती है। फिल्म की कथा भूमि है आगरा। आगरा एक समय चमड़ा व्यवसाय में देश का प्रमुख केंद्र था। ज्यादातर चमड़े के कारखाने यहीं थे। ऊंची जाति के हिंदू व्यापारी चूंकि चमड़े के काम को इज्जत का काम नहीं समझते थे, इसलिए इस धंधे पर मुसलमान व्यापारियों की पकड़ बनी हुई थी। ये बात जरूर कहूंगा कि हमारे यहाँ के हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं और जो कुछ करे सो करें, पर चमड़े के काम को कभी हाथ नहीं लगाते। और जो उधर से आए हैं ये तो धंधे के पीछे धर्म का भी लिहाज नहीं करें मियाँ। मैं तो कहूँ एक दिन त्रिकोणीय बाजार भी इनके कब्जे में होगा। चले विभाजन के बाद हालात बदल गए। कई मुसलमान व्यापारी पाकिस्तान चले गए और उनके कारखाने कराची से यहां आए हुए सिंधी व्यापारियों ने ले लिए। इन्हें चमड़े के काम से कोई गुरेज नहीं था। धीरे धीरे ये सिंधी व्यापारी पूरे चमड़ा व्यवसाय पर हावी होने लगे। मुसलमान उनके सामने पिछड़ते चले गए। साहिबा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूरोप, अफ्रीका, मेरे लिए सब बराबर है। इंसान जहां इज्जत से 2 रोटी कमा सके उसे वहीं रहना चाहिए। रोटी सब कुछ नहीं है। अगर इस वक्त आप लोगों ने हिंदुस्तान छोड़कर जाने का फैसला किया तो सिकंदर, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। मैं तो ये पूछ रहा था मेरी तालीम का क्या होगा। क्यों, क्या वहां कॉलेज नहीं? अब्बा जी, फरमाइए, एक आप ही की कमी थी। पाकिस्तान में पतंग उड़ते हैं। फिल्म गर्म हवा की मूल कहानी लिखी थी इस्मत चुगताई ने। यह उन दिनों छपी भी नहीं थी जब उन्होंने इसे फिल्मकार MS सत्यू को सुनाया था। सत्यू को यह विषय फिल्म के लिए बहुत अच्छा लगा। वे FFC से वित्तीय ऋण लेकर फिल्म बनाने का विचार कर रहे थे। फिल्म की पटकथा उनकी पत्नी शमास जैदी ने लिखी और संवाद कैफी आजमी ने लिखे। फिल्म में केवल एक गाना था कव्वाली के रूप में, उसे भी कैफी आजमी ने लिखा और फिल्म का संगीत दिया उस्ताद बहादुर खान साहब ने। मौला इस संग दर के सदके, इस रह गुजर के सदके, संग दर के सदके, इस रह गुजर
M.S. सत्यू उन जागरूक फिल्मकारों में से हैं जिन्होंने समाज की सुलगती हुई समस्याओं पर ही फिल्में बनाई हैं। सत्यू साहब का प्रारंभिक जीवन मैसूर में बीता था। कॉलेज के जमाने से ही उन्हें रंगमंच का शौक था। बाद में फिल्मों का शौक भी लगा, सो बंबई चले आए। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उन्हें निर्माता निर्देशक चेतन आनंद के साथ सहायक निर्देशक बनने का चांस मिला। कुछ बरसों तक वे चेतन आनंद के साथ रहे और बाद में स्वतंत्र रूप से एडवर्टाइजिंग फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगे। सन 1973 में उन्होंने फिल्म वित्त निगम यानी FFC की सहायता लेकर ये पहली फीचर फिल्म बनाई, गर्म हवा। फिल्म गर्म हवा के लिए केवल 2.5 लाख रुपए की रकम दी गई थी, इसलिए प्रोडक्शन के सभी डिपार्टमेंट्स में जबरदस्त किफायत बरती गई। फिल्म के सभी कलाकार नाट्य संस्था इप्टा के मंच कलाकार थे। सत्यू साहब ने उन सभी के सामने फिल्म की माली हालत उजागर करते हुए साफ साफ बताया कि फिल्म में काम करने की एवज में उन्हें कोई भी मेहनताना फिलहाल नहीं दिया जा सकेगा। फिल्म की शूटिंग आगरा में होनी थी। जिसे मुफ्त में ताजमहल देखना हो वो साथ चले और वहां रहने खाने की एवज में फिल्म की शूटिंग करते। फिल्म में प्रमुख भूमिका बलराज साहनी ने निभाई। बलराज साहनी सत्यू के पुराने मित्र थे। उन्होंने भी बिना पैसे लिए इस फिल्म में काम किया। फिल्म रिलीज होने के बाद जब M.S. सत्यू ने बलराज साहनी को 5,000 रुपए देने भी चाहे तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। बलराज साहनी स्वयं पश्चिमी पंजाब से थे। उन्होंने विभाजन का दर्द देखा और झेला था। शायद इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में बिना पैसा लिए काम करने का फैसला किया था। फारूक शेख उन दिनों कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें फिल्म गर्म हवा में भी कॉलेज स्टूडेंट की ही भूमिका दी गई। जलाल आगा सत्यू की तरह विज्ञापन फिल्में बनाते थे और साथ ही थिएटर का शौक भी रखते थे। फिल्म की नायिका थी गीता हतनगढ़ी, जिन्होंने बाद में सिद्धार्थ काक से विवाह कर लिया और आजकल गीता सिद्धार्थ के नाम से फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं करती हैं। अभिनेत्री शौकत कैफी रंगमंच से जुड़ी एक दमदार हस्ती थी। वे संवाद लेखक और गीतकार कैफी आजमी की पत्नी हैं और मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी की मां भी। दोस्तों, यूनिट 3M के बैनर तले बनी फिल्म गर्म हवा का निर्देशन किया स्वयं M.S. सत्यू ने। कैमरामैन थे ईशान आर्य। तो इस तरह इस फिल्म के सितारे हुए बलराज साहनी, फारूक शेख, जलाल आगा, गीता, A.K. हंगल, यूनुस परवेज, बदर बेगम और शौकत कैफी। तो अब तक मुंह में घुंघियां क्यों डाले बैठी थी? मेरी बेटी कोई लंगड़ी लूली है जो जबरदस्ती गले बांध देती है? मैंने कब कहा कि लंगड़ी लूली है? मोहसिना के बारे में भी तो सोचिए। इसी शर्त पर शादी हो रही है कि शमशाद उसकी ननद से शादी करेगा। यही सब करना था तो शमशाद और आमिना की बात चलाई क्यों थी? तुम्हारा बेटा दिन रात नाक रगड़ता था यहाँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिल्म गर्म हवा की पूरी शूटिंग आगरा में हुई। केवल पोस्ट प्रोडक्शन का तकनीकी काम मुंबई में हुआ। फिल्म में कई छोटी मोटी भूमिकाएं थीं। उनके कलाकार आगरा से ही लिए गए। फिल्म में हड़ताल, दंगे और आगजनी के दृश्यों में शूटिंग देखने के लिए आई हुई आगरा की जनता को ले लिया गया। फिल्म में बाजार और दुकान के दृश्य भी थे। उन्हें करते वक्त शूटिंग से पहले ही कैमरा लाकर कहीं छुपा दिया जाता और बाद में कलाकार आम जनता की तरह वहां आते और अपना किरदार निभाते। फिल्म गर्म हवा शायद एकमात्र फिल्म है जो साउंड सिस्टम के बिना शूट की गई, क्योंकि ध्वनि उपकरण किराए पर लेने पड़ते और उसके लिए निर्माता के पास रुपए नहीं थे। लेकिन फिल्म के सभी कलाकार रंगमंच के थे, इसलिए उन्हें अपने पूरे संवाद याद हो गए थे। इसी याददाश्त और लिप मूवमेंट की मैचिंग करते हुए बाद में मुंबई में सारी फिल्म की डबिंग की गई। बेगम, काश आज तुम जलसे में होती, मेरी तकरीर सुनती। जलसे जुलूसों से फुर्सत मिले तो कुछ काजिम मिर्जा के बारे में भी सोचिए। क्यों, क्या हुआ काजिम मियां को? ए नौज, अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो। फिर क्या सोचूं? मैंने कहा माशाअल्लाह अब तो उसने BA भी पास कर लिया। 3 साल नाकाम रहकर चौथे हमले में BA कर लिया तो कौन सा महमूद गजनवी बन गया? तौबा है, आपसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता।
मैं तो उसकी शादी की बात कर रही थी। अल्लाह रखे, आमना भी तो सयानी हो गई। बेगम, तुम्हें तो सिर्फ अपने बेटे की पड़ी रहती है और मेरे सर पर सारी कौम का बोझ है। फिल्म गर्म हवा के नायक हैं सलीम मिर्जा। फिल्म में ये किरदार बलराज साहनी ने किया। सलीम मिर्जा चमड़े का कारखाना चलाते थे। वे अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान जाने के तरफदार नहीं थे और यही वजह थी कि वे हालात के तूफानों के मुकाबिल मैदान में अकेले रह गए थे। शुक्र। सलाम मियां, सलाम। ये सब लोग कहाँ हैं? अभी आए नहीं अभी तक? कहाँ से आएंगे? कुछ तो कराची चले गए और कुछ जा रहे हैं। जी तुम इन्हें समझाओ, गांधी जी की शहादत के बाद यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा। जी मैं यही तो समझा रहा हूँ। क्यों भाई, सच सच बोल रही हो? हाँ मियाँ, मिस्त्री साहब यही समझा रहे थे। मगर मेरी सुने कौन है? वो बशीरा है ना, वही अपना लड़का अपरमैन, कराची जाके कारखानेदार हो गया है। सुअर किसी सिंधी का कारखाना अलॉट हो गया होगा। जी रोज किसी न किसी को खत लिखे। क्या लिखता है? लिखेगा क्या? यही लिखता है, यहाँ अच्छा काम चल रहा है, दौड़ी दूरी पगार मिल रही है। मगर कब तक मिलेगी? ये बात तो है। अबू जी हमारे सैंपल पास हो गए। अजमानी साहब से ऑर्डर मिल गया। कैसे नहीं मिलता साहब? यही बात तुम्हारे ताया अब्बा की समझ में नहीं आती कि व्यापार व्यापारी होता है, मजहब को कोई नहीं देखता। देखता क्यों नहीं, लेकिन अपने यहाँ एक चीज मजहब से भी बड़ी है। क्या? रिश्वत। मैंने पहुंचते ही इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म कर दी और झटपट अपना काम बन गया। एक अजीब सा भागम भाग का माहौल था और इसका असर काम धंधे पर बुरी तरह पड़ रहा था। क्या बैंक ने आपकी भी दरखास्त रद्द कर दी? हाँ मियां, बैंक वाले समझते हैं कि मैं रुपया लेकर पाकिस्तान भाग जाऊंगा। ला हौल वला कुव्वत, आपके बारे में ऐसा कौन सोचता है? दरअसल हलीम भाई के पाकिस्तान चले जाने की वजह से गड़बड़ हो गई है। तो क्या आप चाहते हैं मैं कुएं के पास से प्यासा चला जाऊं? राम 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 राम। मिर्जा जी आधी आधी रात को थारी सेवा की है, कभी भी लिखाया पढ़ाया भी नहीं। देखिए इब की बार तो भाइयों ने हाथ बांध दिए, इस बार जो थारी सेवा की तो घर में झगड़ा हो जाएगा। विभाजन की बदौलत घर और परिवार ही नहीं टूटे, इस बंटवारे ने जवान दिलों के मंसूबों पर भी कई बिजलियां गिराईं। मन्नो, मुझसे खफा हो? मैं क्यों खफा होने लगी? मन्नो, यकीन करो, अब्बा जी आए चाहे ना आए, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। तुम्हारे बगैर मेरा जिंदा रहना मुश्किल है। तो फिर जा क्यों रहे हैं आप? मजबूरी। मुझे क्यों नहीं ले चलते? अभी तो हम भी यूं ही जा रहे हैं, न ठोर न ठिकाना। अब्बा जी कहते हैं जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो वो हमारी शादी कर देंगे। अच्छा देखो, अपना ख्याल रखना, खूब खाना पीना, दुबली ना हो जाना। मुझे अलगनी पर लटकाने के लिए बीवी नहीं चाहिए। आमिना सलीम मिर्जा की लाडली बेटी थी। मियां काजिम और आमिना का रिश्ता घर के बड़ों को मंजूर था। दोनों की शादी होने वाली थी। आमिना की मोहब्बत के एक दावेदार और भी थे। वे थे आमिना की फूफी के साहबजादे शमशाद मियां। काजिम के कराची चले जाने के बाद वे आमिना के नजदीक आने की भरपूर कोशिशें करने लगे। हाय, दिल का रिश्ता भी अजीब रिश्ता है, कच्चे धागे में बांध लिया है तुमने। ऊन बड़ा महंगा आता है शमशाद भाई। कमाल है, अब हम ऊन से भी गए गुजरे हैं। अरे मुन्ना, ये ले पतंग लिया, तुम और मैं छत पे पतंग उड़ाएंगे। हैं? जा बेटा जल्दी लिया जा। कोई फायदा नहीं, बिलावजह से धूप में दौड़ा रहे हैं आप। उधर सलीम मियां का धंधा था कि दिन ब दिन डूबता ही जा रहा था। देखो मिर्जा जी, हम कितना ही व्यापारी को छोड़कर पीछे तुमको ऑर्डर दिए और माल टाइम पर मिलना मांगता है। अल्लाह मालिक है, माल वक्त पर ही मिलेगा। और हमारे को तो नजर नहीं आता, और हम तो इतना भी सुनता है कि अजुन तलक पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ और कारीगर भी नहीं मिलता, और जो कारीगर मिलता है वो जुम्मा पढ़ने चला जाता है। क्यों? बाखर मियां दौड़ धूप कर रहे हैं, आप 8-10 दिन की मोहलत और दे दीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मगर 8-10 दिन के पीछू भी काम का ऐसे ही हालत रहा
तो माफ करना, ऑर्डर कैंसिल समझो। धंधे की बदहाली का असर घर पर भी पड़ रहा था। सलीम मिर्जा का बड़ा बेटा बाकर गर्म मिजाज नौजवान था। अक्सर अपने अब्बा से उलझ पड़ता। पहले सिर्फ कारोबार पर खतरा मंडरा रहा था और अब हवेली पर भी मंडराने लगा। भाई साहब, हवेली उठा नहीं ले गए, हमारा ही कब्जा है उस पर, हम ही रह रहे हैं उसमें। कितने दिन रह सकेंगे आप? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस पर कस्टोडियन का कब्जा हो ही जाएगा। ये बात तुम सोच सकते हो, कह सकते हो, मैं न सोच सकता हूं न कह सकता हूं। मुझे खुदा पर भरोसा है, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए गर्दन बंद कीजिए आप। आज मार्केट में 4 पैसे का क्रेडिट नहीं मिलता आपको, कोई लोन नहीं देता। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है वो कैंसिल होने वाला है, और अब तो ये बाकी है कि ये कारखाना बंद हो जाए और हम सब भीख ठिकरा लेकर बैठे सलीम चिश्ती की दरगाह पर। ये समन आया है, देखिए कस्टोडियन का नोटिस आ गया। अब हवेली खाली करनी पड़ेगी, दस्तखत कीजिए। मैं भी सुनूं, मुझे भी तो बताओ, ये मुआ कौन मेरी हवेली खाली कराने आया है? कस्टोडियन। मैंने तो 2 ही बेटे जने थे, ये तीसरा हकदार कौन निकल आया? जब सोचने का वक्त था तब तो सोचा नहीं, अब क्या सोच रहे हैं आप? दस्तखत कीजिए। खबरदार सलीम, कुछ लिखना विखना नहीं, मैं देख लूंगी सबको। अम्मा, तुम्हारा राज इस आंगन तक है, बाहर नहीं। फिल्म गर्म हवा में सलीम मियां की बूढ़ी मां का किरदार किया था बदर बेगम ने। बदर बेगम न रंगमंच से ताल्लुक रखती थीं और न फिल्मों से। बदर बेगम एक तवायफ थीं और आगरा में अपना कोठा चलाती थीं। असल में फिल्म में उनका आना बड़े अजीब ढंग से हुआ था। बूढ़ी मां का किरदार पहले सुप्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर करने वाली थीं, लेकिन ऐन शूटिंग के वक्त उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और फिल्म में काम करने से मना करवा दिया। अब आगरा में ही तुरंत किसी अभिनेत्री का इंतजाम करने की समस्या आन खड़ी हुई। फिल्म गर्म हवा में मिर्जा साहब की जो हवेली दिखाई गई है, उसके मालिक एक माथुर साहब थे। आगरे के ही बाशिंदे थे ये माथुर साहब और एमएस सत्यू के मित्र थे। उनके मरहूम दादा अपने जमाने में आगरे के रंगीन मिजाज रईस के रूप में मशहूर थे। उनकी एक कोठे वाली से जबरदस्त आशनाई चली थी। ये कोठे वाली थी बदर बेगम। बेगम अख्तर ने जब फिल्म में काम करने से मना किया तो सत्यू को इन्हीं बदर बेगम का ख्याल आया। उन्होंने माथुर साहब से कहा कि वे उनके दादाजान की महबूबा बदर बेगम से मिलना चाहते हैं। माथुर साहब तुरंत राजी हो गए और उन्हें बदर बेगम के कोठे पर ले गए। बदर बेगम अब काफी बूढ़ी हो चुकी थीं। सत्यू ने जब उन्हें बताया कि वे उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं तो वे रोने लगीं। पता चला कि अपनी जवानी के दिनों में वे फिल्मों में काम करने के इरादे से एक बार अपने भाई के साथ बंबई गई थीं, लेकिन वहां उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। लंबे समय तक दर दर ठोकरे खाने के बाद उन्हें वाडिया मूवी टोन की एक फिल्म में एक्स्ट्रा का काम ही मिल पाया। इस काम की एवज में जो रुपए मिले, उससे दोनों बहन भाई ने वापस आगरा लौटने का टिकट कटाया और फिल्मों से तौबा कर ली। अब इस बुढ़ौती में बंबई से एक फिल्म वाला खुद चलकर उनके दरवाजे पर आए और उनसे फिल्म में काम करने की गुजारिश करे, ये खासी दिल हिलाने वाली बात थी और इसी के भावातिरेक में वे रो पड़ी थीं। खैर, उन्होंने फिल्म में बलराज साहनी की बूढ़ी मां का रोल करना कबूल कर लिया। सत्यू ने उन्हें अगले दिन ही शूटिंग पर पहुंचने को कहा और गाड़ी भिजवाने की तजवीज पेश की। इस पर बदर बेगम तमक कर बोली, अजी जाने भी दो, मैं क्या अपने माथुर साहब की हवेली पहचानती नहीं, मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगी। और सचमुच अगले दिन वे ठीक समय पर सेट पर मौजूद थीं। सत्यू ने उन्हें बलराज साहनी से मिलवाया। उनसे थोड़ी देर बातें करने के बाद बलराज साहनी ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यू को बधाई दी और कहा, मां के रोल के लिए इनसे अच्छी और कोई अदाकारा हो ही नहीं सकती थी। हवेली सलीम मिर्जा के बड़े भाई हलीम मिर्जा के नाम पर थी और वे पाकिस्तान जा चुके थे, यानी अब हवेली पर सरकार का कब्जा होना लाजिम था। सलीम मिर्जा घर होते हुए भी बेघर हो गए। सिर छुपाने के लिए
दूसरा मकान ढूंढने की नौबत आई, मगर उन्हें मकान भी आसानी से कहां मिलता। सुना आपका कोई मकान किराए पर खाली हो रहा है? जी हाँ, आप देखना चाहते हैं? वो तो बाद में हो जाएगा, पहले आप सुन लीजिए। जी। मकान मुझे चाहिए। मेरा नाम सलीम मिर्जा है, मैं मुसलमान हूं। क्या आप भी देख सकता हूं? शौक से, शौक से। देखिए मिर्जा जी, मुझे किराए से मतलब है, आपके धर्म से नहीं। जब से मकान ढूंढ रहा हूं, ये बात सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। खासी बड़ी हवेली में रहने वाली उनकी बेगम ने जब ये नया मकान देखा तो माथा ठोक लिया। अम्मा तो हवेली छोड़कर आने को तैयार ही नहीं थीं। किसी तरह उन्हें गोद में उठाकर घसीट कर लाना पड़ा। दद्दा, दद्दा, पता नहीं कहां चली गई। ओहो, क्या मुसीबत है, कहां चली गई? दादी अम्मा। मियां, क्या भी नहीं है? नहीं है? अरे चलिए, आप मैं यहाँ नहीं बैठिए। जाऊंगी, चलिए, तुम लोग दफा हो तो चलिए जाओ। अब्बू जी यहाँ बैठिए, लकड़ी वाली कोठरी में। लकड़ी वाली कोठरी में? चलिए ना, उठिए। मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। ये देखिए, यहाँ बैठी हैं। अम्मा जान, चलिए। मैं नहीं जाऊंगी, अपनी हवेली छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब ये हवेली हमारी नहीं है। है, हमारी है, हमारी है, ये हवेली हमारी है। अम्मा जान, जिद न करो। बाकर मियां। जी अबू जी। चलिए दादी अम्मा, चलिए चलिए, उठिए। चलिए 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 दद्दा, चलिए चलिए, खड़े हो जाइए। आइए आइए, अरे क्यों सता रहा है मुझे? छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे यही छोड़ दे, मुझे नहीं मरने दे। चलिए यहाँ से मत ऐसी ले बच्चों जा। जैसी बातें करती हैं आप भी। हाथ को अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते मुझे हैं? यहाँ छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं रोक सकता मेरी मट्टी प्लीज मत कर। कयामत के दिन मैं क्या जवाब दूंगी उनको? छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। नया मकान कोई मकान जैसा नहीं था, सिर्फ सर छुपाने की जगह भर थी। है निगोड़े, 3 ही तो कमरे हैं। अब आमिना को कौन सा कमरा दूंगी? सिकंदर भी इसके साथ ही रहेगा। मैं नहीं रखूंगी इसको अपने साथ, सफाई करते करते नाक में दम आ जाएगा। वाह वाह। वो कहाँ रहेगा बेटी? कमरे कम हैं। कमरे कम नहीं अब्बू, यही ज्यादा है। और क्या उधम मचा रखा है? और पहले क्या कम परेशानी है? अम्मा जान की चारपाई कहाँ बिछवाई है? ऊपर। ऊपर? सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में उन्हें तकलीफ ना होगी? दादी अम्मा ने जिद करके अपनी चारपाई यहाँ बिछवाई, जंगले से हवेली जो नजर आती है। मगर बीते हुए वैभव के दिनों की ओर टकटकी लगाने से क्या हासिल होने वाला था? हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अम्मा, आपके पास जितने जेवर हैं जरा दे दीजिए ना। मियाँ, मेरे पास कौन से जेवर रखे? कुछ बहू को पहना दिए, कुछ आमिना के लिए उठा रखे। सलमा के पास जितने थे वो मैं ले आया हूँ। क्यों मियाँ, क्यों? खैरियत तो है? अम्मा, कारखाने की हालत बहुत बुरी है। वाह मियाँ वाह, कारखाना चलाने के लिए बहू बेटियों के जेवर बेचोगे? कारखाना चला तो बेहतर जेवर बन जाएंगे अम्मा। मियाँ, कारखाना जैसे चल रहा है चलने दो। चल कहाँ रहा है, घिसट रहा है। तो घिसटने दो। दूसरों की देखा देखी हम अपने तौर तरीके नहीं बदल सकते। पूरी की हवस में आधी भी चली जाएगी। न जाने कैसे दिन आ रहे थे। सारा माहौल बेगाना हुआ जा रहा था और इन्हीं हालात में थोड़ी सी नई जान तब आई जब काजिम मियां अचानक पाकिस्तान से वापस लौट आए। सलाम चाहिए। जी फिर हो, वहाँ सब खैरियत है ना? छोटी बेगम, भाई साहब सब अच्छे हैं ना? कोई नौकरी मिली? जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट मुझे कहना भेज रही है, वजीफा भी दिया है। 8-10 रोज में जहाज जाने वाला है। हाँ। सोचा जाने से पहले वो। अच्छा। काजिम को रूबरू पाकर आमीना की सब्र का बांध टूट गया। बस अब हम कभी जुदा ना होंगे। कुछ दिन के लिए भी नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। मैं तुम्हें अपने सीने में छुपा लूंगा। छुपा लो। सलीम मिर्जा और जमीला बेगम ये सोचकर खुश हो गए कि अब आमीना की जिम्मेदारी से निजात मिल जाएगी। क्या सोच रहे हैं? ऐसा मौका फिर नहीं मिलने का। बड़े भाई साहब को भी खत लिखकर पूछ लेते तो अच्छा रहता। इसकी क्या जरूरत है?
तायबा को इस बात से कभी इनकार न था और ना अभी होगा। और हमें भी कौन सी धूमधाम करनी है, चंद करीबी रिश्तेदारों को बुला लेंगे। ये ठीक है। बदलते हुए हालात के बीच बहुत कुछ बदल चुका था। शादी के रास्ते में कुछ अड़चनें आन खड़ी हो गई थीं। शादी होते ही सबकी जबान बंद हो जाएगी। तो क्या तायबा खिलाफ है हमारी शादी के? खिलाफ तो नहीं, लेकिन हर काम में फायदा देखने की आदत है उनकी। एक डिप्टी मिनिस्टर से दोस्ती हो गई है, चाहते हैं कि मेरी शादी उनकी बेटी से हो जाए। तो कर क्यों नहीं लेते शादी? शादी ही तो करने आया हूं, भाग के। फिल्म गर्म हवा बंटवारे के कारण मुस्लिम समाज में आए हुए फर्क को बयान करती है। ये फर्क हर सतह पर पड़ रहा था। पुराना जो कुछ था सब टूट रहा था और उसकी जगह नए रिश्तों के आसार बन रहे थे। आमीना और काजिम का रिश्ता भी पुराना हो चुका था। जबरन उसे कब तक ढोया जा सकता था? काजिम मिर्जा जरूर आएंगे। वो अब नहीं आएंगे। तायबा उनकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। क्या? इसीलिए तो वो भाग के आए थे। काजिम के जाने के बाद आमीना अकेली रह गई। उसके सीने में जैसे एक सूनापन भर गया। शमशाद इस सूनेपन को भरने की कोशिश करता। वो आमीना को हंसाता, उसे घुमाने ले जाता और लगातार उसका दिल बहलाने की कोशिश करता। ये जोधाबाई का महल यहाँ बीच में। मियां, तुम गाइड क्यों नहीं बन जाते? कब से बक 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 किए जा रहे हैं। गाइड? वो तो सिर्फ इमारतें दिखा सकते हैं। और तुम? मैं? क्या गहरे गहरे घाव हैं तीर मलाल के, आओ तुम्हें दिखा दूं कलेजा निकाल के। जानती हो, एक दिन उसी जगह पर जहां तुम खड़ी हो मेरनसा खड़ी थी और यहां सलीम खड़ा था। उसके दोनों हाथों में कबूतर थे। इतने में जहांपना ने सलीम को याद किया तो सलीम ने दोनों कबूतर उसके हाथ में थमा दिए और जब वो लौट के आया तो उसने देखा कि एक कबूतर गायब था। तो उसने मेरुनिसा से पूछा, दूसरा कबूतर? तो मेरुनिसा ने कहा, वो तो उड़ गया। सलीम ने पूछा, वो कैसे? तो उसने कहा, ऐसे। दूसरे को नहीं उड़ने दूंगी, दूसरे को नहीं उड़ने दूंगी। मगर किसी को रोकना या चले जाने देना क्या किसी के बस की बात है? बदलते हुए हालात के बीच कब क्या हो जाए इसका ठिकाना ही कहां था। और एक दिन वही हुआ जिसका आमीना को डर था। अजीब मुसीबत में फंस गया हूं। या जेल में जाकर चक्की पीसूं या उनके साथ कराची भाग जाऊं। समझ नहीं आता। मैं वो गलती नहीं करूंगा जो काजिम मिर्जा ने की थी। अम्मों को भेज दूंगा, वो आके तुम्हें ले जाएंगी। यकीन नहीं आता ना? और आएगा भी कैसे? एक मर्तबा इतना बड़ा धोखा जो खा चुकी हो। शमशाद। सलीम मिर्जा का छोटा बेटा सिकंदर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में ठोकरें खा रहा था। मगर नौकरी का मिलना क्या इतना आसान था? मिस्टर सिकंदर मिर्जा। यस सर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। तो आपको स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी है? थी, अब नहीं है। क्यों? वो जब से स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है मैंने उससे किनारा कर लिया। Your chances are bright. You seem to be a smart young man. Thank you, sir. Thank you. Subramaniam here. Yes, sir. Sir? All right, sir. Mr. Mirza, I am sorry. The post has been filled. GM ने किसी और को रख लिया है। किसी और को? जी हाँ, किसी और को। The post was created for someone else. तो फिर पोस्ट पेपर में एडवर्टाइज क्यों किया गया था? इस सारे ढोंग की क्या जरूरत थी? Company bylaws. Mr. Mirza, take my advice. You are wasting your time in this country. आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? वहां आप लोगों के लिए आसान रहता। थैंक यू सर। सलीम मियां का बड़ा बेटा बाकर अपनी जिद करके पाकिस्तान जा चुका था और छोटा सिकंदर भी
घर में बैठा बैठा जैसे बुत बना जा रहा था। सिकंदर, बेटे जरा बाजार से एक बल्ब ले आओ, मेरे कमरे का खराब हो गया है। कोई फायदा नहीं अम्मी, जो आज आएगा कल फिर खराब हो जाएगा। तुम्हें तो पड़े रहने का बहाना चाहिए। हाथ पांव हिलाया करो मियाँ। मेरा हाथ पांव हिलाना किसी को पसंद नहीं, वरना मेरी नौकरी न लग गई होती। बाकर मिर्जा खत पे खत लिख रहे हैं कि सिकंदर को भेज दो, मुझे फौज का बड़ा ऑर्डर मिला है, सिकंदर आके मेरा हाथ बटा लेगा। तिजारत मेरे बस का रोग नहीं, और अब्बू जी को छोड़कर तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं सदके गई। इतना ही अब्बू जी का ख्याल है तो उनका हाथ बटाओ। शहर में इतना तनाव है और वो अकेले मारे मारे फिरते हैं। शहर में तनाव फैला हुआ था, जिसकी बदौलत दंगा भड़क उठा और मियां सलीम का कारखाना इसी दंगे की नजर हो गया। अब इस मुल्क में पानी भी पियो तो हराम है। सिकंदर मियाँ, सिकंदर मियाँ। आइए चचा। राम राम अजमानी भाई। कहिए मिर्जा जी, जास्ती चोट तो नहीं आया? अभी मरूंगा नहीं। हम सुना आपका फैक्ट्री भी जला दिया। मेरी आंखों के सामने। खैर अच्छा है, अब खुदा के सामने बहुत लंबा हिसाब नहीं देना पड़ेगा। भगवान जाने ये आग लगा कैसे। हम समझते हैं इसमें जरूर किसी का शरारत है। अक्का शहर जल रहा है। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब तो नवा सिरे से काम करने के वास्ते फैक्ट्री को बहुत रिपेयर मांगता है। हमारे लायक कोई सेवा हो तो हम हाजुर है। अजमानी साहब, अब इस घर का खर्चा ही कितना रह गया है। एक दिन आमिना भी चली जाएगी, बाकी रह गए सिकंदर, हम दोनों बीवी मियां। इतना हुनर इन हाथों में है। कारखाना जल जाने के बाद भी सलीम मिर्जा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घर पर बैठकर ही काम करना शुरू किया। फिर एक दिन नौबत यह भी आई कि जूतों का कारखाना चलाने वाले सलीम मिर्जा खुद जूते गांठते हुए दिखाई दिए। क्या लेना है? 8 रुपए। 6.5, 6.25, 7.5। माल दिखाओ। 7.25। नहीं देना। 7 रुपया। नहीं देना। चलो 7.5। आपकी बात रखता हूं। माल जरा ठीक से देखना। गर्दिश के इस दौर में बदनसीबी की एक गाज और गिरी। मिर्जा साहब, आपके नाम वारंट है, थाने चलिए। वारंट? किस बात का? आपको जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। फिल्म गर्म हवा को कई आलोचकों ने भारत विरोधी माना। इस फिल्म पर यह आरोप भी लगा कि इसमें मुसलमानों की परेशानियों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। मुंबई के कुछ लोग तो इसके प्रदर्शन के ही खिलाफ थे। फिल्म के रिलीज के 2 दिन पहले सिनेमाघर के मैनेजर का सत्यू साहब के यहां फोन आया। मैनेजर साहब काफी घबराए हुए थे। उन्होंने बताया कि फिल्म को रिलीज करना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ उग्र लोग इसके प्रदर्शन का विरोध करने वाले हैं। यदि जबरदस्ती फिल्म रिलीज की गई तो हो सकता है सिनेमा हॉल का पर्दा ही जला दिया जाए। बाद में तय हुआ कि उसी दिन शाम को फिल्म गर्म हवा का एक स्पेशल शो रखवाया जाए और इस शो में शहर के प्रमुख लोग और कई शीर्ष नेताओं को यह फिल्म दिखाई जाए। फिल्म गर्म हवा को देखने के बाद सभी ने प्रशंसा ही नहीं की, बल्कि फिल्म की सफलता के लिए MS सत्यू को शुभकामनाएं भी दी। इसके 2 दिन बाद मुंबई में ही तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के हाथों फिल्म के प्रीमियर का उद्घाटन हुआ। खैर, आइए अब कहानी की तरफ वापस लौट चलें। बहुत देर कर दी। आ गया सिकंदर आ गया। अरे क्या हुआ भाई सिकंदर, कुछ पता चला? क्या बात थी? कोई बात नहीं थी यार, पुलिस वालों ने रस्सी को सांप समझ लिया। भाई साहब ने हवेली का नक्शा मंगाया था, न जाने कहां से कहां जोड़ लिया कमबख्तों ने। सबूत न मिले तो खूनी भी छूट जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? यार इसका नोटिस ना लिया करो, ये हमेशा ऐसी बात करता है। चलो भाई दस्तखत करना शुरू कर दो। अरे भाई उसका क्या हुआ? छपाई का 5 रुपए लगेंगे, मेरे पास तो है नहीं। अरे पहलवान छोड़ो ये चाय, चंदा निकालो। इतना बड़ा मेमोरेंडम निकाला यार। ये पहलवान अगर दे दे तो बात में। हाँ भाई दो, आखिर आजादी की लड़ाई लड़ी हो। दिया लो, ये गया उठा लो मियाँ। जवाब नहीं पहलवान।
सलीम मिर्जा हर तरफ से परेशानियों से घिरते जा रहे थे। उनके छोटे साहबजादे सिकंदर मियां भी अब एक परेशानी की शक्ल अख्तियार कर चुके थे। सिकंदर, सिकंदर, ये क्या? अब्बू, इस पर तो बहुत से लड़कों के दस्तखत हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे दस्तखत से मतलब है। मैं कहता हूं, अगर तुम मेरी परेशानियां बांट नहीं सकते तो कम से कम उनमें इजाफा तो ना करो। पर अब्बू, ये सब तो इसलिए है कि परेशानियां कम हो जाएं। हाँ, एक तो तुम्हारे ताया अब्बा ने मेरी परेशानियां कम की, अब तुम करने चले हो। अगर यही सब करना है तो थोड़े दिन और ठहर जाओ। मैं कब तक बैठा रहूंगा तुम्हें रोकने के लिए? अब्बू। हाँ बेटी, इनसे ये आखिरी ख्वाहिश है। अगर ये मान जाएं तो आराम से नींद आ जाएगी, वरना अब्बू। तू क्यों रोती है पगली? जब तक तेरा डोला ना उठ जाए, चाहे उधर से भी बुलावा आ जाए, मैं कह दूंगा नहीं आता। मत रो। मगर आमीना का डोला उठने की उम्मीद पर भी एक दिन पानी फिर गया। सलाम बेगम साहिबा। भाभी। भाभी। अरे अख्तर बेगम आई हैं। अरे तुम कब आई? अभी अभी तुम्हारे आने की दुआ मांग के जानमाज से उठी थी। देखा, मैं आ गई तो बहुत अच्छा किया तुम्हारे। सलीम भाई। आमिना, सिकंदर, तुम्हारी फूफी जान आई है, आओ। फूफी, शमशाद, सिकंदर, उठो जल्दी उठो। क्या है? क्या कयामत आ गई है? कयामत नहीं, फूफी जान आई है। फूफी जान? हाँ। शमशाद मियां मान गया। कहा था ना मैंने, उठो जल्दी उठो। क्या उठो? चीनी 1 चम्मच। हाय, ये है वो साड़ी, आमिना की रंगत पर खिलेगी भी। जरा यहाँ आना बेटी। मेरी तो नजर नहीं पड़ी थी इस पर। आमिना ने उंगली रख दी, सोचा ले चलूं मोहसिना के लिए। हाँ? ओहो, तुम तो मालूम होता है सारा बाजार खरीद लाई हो। कुछ खास नहीं भाईजान, इतनी भीड़ है बाजार में आजकल। है, ये रंग क्यों ले लिया? शमशाद की दुल्हन के लिए। वो जरा सांवली है ना। तो क्या शमशाद की शादी हो गई? अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने हो जाएगी। अपनी ननद के इस फरेब पर जमीला बेगम पूरी तरह उखड़ गईं। बात बात में बात बढ़ गई और झगड़ा खड़ा हो गया। तुम्हारा बेटा दिन रात नाक रगड़ता था यहाँ, मेरी बेटी तो मुंह भी न लगाती। बहू ने जबरदस्ती ढकेला उसकी तरफ। छी, अब जुबान मत खुलवाइए मेरी। इतनी हूर परी जनी होती तो काजिम मिर्जा क्यों ठुकरा देते? हाँ, मेरे बेटे को तो तरस आ गया था उस पर। खुदा के खैर से डरो अख्तर बेगम, तुमने भी एक बेटी जनी है। मेरी आ लगी तो होना रिश्ता टूट जाएगा, जिंदगी भर बैठी रहेगी कुंवारी। लानत है मुझ पर जो मैं एक बूंद पानी भी पीऊं इस घर का। कितने चाव से आई? चाव से नहीं, तुम अपने मतलब से आई थी। रुपया जो वसूल करवाना था तुम्हें, जैसी तुम वैसा तुम्हारा शौहर, वैसा तुम्हारा बेटा। जमीला, ये क्या फजूल बहस लगा रखी है? बंद करो इसे। खुदा जाने इसी में हमें ना कि कोई भलाई हो। कम से कम इस वक्त तो बहन की तरफदारी ना कीजिए। शमशाद ने जैसे आमिना का दिल तोड़ा है, जैसे घात किया उसके साथ, अल्लाह चाहेगा तो उसे भी घर बसाना नसीब ना होगा, कभी ना होगा। आमीन तुम आमीन। काजिम के चले जाने का गम तो आमीना सह गई थी, लेकिन शमशाद द्वारा ठुकरा दिए जाने की पीड़ा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। सूखी रुत में छाई बदरिया, चमकी बिजलिया साथ, डूबो तुम भी संग मेरे,
मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, आबाद कर दो दिल की दुनिया सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती, आबाद कर दो दिल की दुनिया सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती। जितनी बलाएं आई सबको गले लगाया, जितनी बलाएं आई सबको गले लगाया, तू हो गया कलेजा शिकवा न लब पे आया, तू हो गया कलेजा शिकवा न लब पे आया, हर दर्द हमने अपना अपने से भी छुपाया, हर दर्द हमने अपना अपने से भी छुपाया, तुमसे नहीं है कोई पर्दा सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती। दुख और अपमान में डूबी हुई आमीना ने एक दिन अपनी सारी तकलीफों का हल खोज लिया। आमिना, आमिना, आमिना। सलीम मिर्जा पत्थर बने दरवाजे में खड़े थे। सामने पड़ी थी पलंग पर बेजान आमिना। उसने ब्लेड से अपनी कलाइयां काट ली थीं। हाथों से खून अभी भी फर्श पर टपक रहा था, मगर जान जिस्म छोड़कर कभी की जा चुकी थी। सलीम मिर्जा ने हवेली का नक्शा हलीम मियां को भिजवाया था, जिससे गलतफहमी हो गई और उन्हें जासूस समझ लिया गया। बाद में जब असल बात सामने आई तो उन्हें छोड़ दिया गया, मगर गिरफ्तारी से सलीम मिर्जा की इज्जत का जनाजा तो निकल ही चुका था। जासूस है जासूस। कैसे छूट गया? आइए आइए मिर्जा जी, क्या हाल चाल है? आदाब फरमाइए। आपके साथ देखिए बस टाइम पास करना है। जयराम जी चलो भाई खन्ना चलो। फिक्र का कोई बात नहीं, दूसरे 5 उंगली एक बराबर नहीं होता। हम है ना, और दूसरे अब तो आप बरी भी हो गया है, तो इसके वास्ते लोग मुझे देखकर कतराते हैं, मुंह फेर लेते हैं, पास से उठ जाते हैं, मुझे जासूस कहते हैं। भला ये भी कोई जिंदगी है? बर्दाश्त की भी हद होती है। बहुत बर्दाश्त किया, अब और मैं तो पहले ही जानती थी कि यहाँ एक ना एक दिन ऐसी बातें जरूर होंगी। खैर, अब ये मालूम हो गया कि इस मुल्क में रहना नामुमकिन है। अबू मियां, हमें हिंदुस्तान से भागना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहकर आम आदमी के कांधे से कांधा मिलाकर अपनी मांगों के लिए लड़ना चाहिए हमें। सिकंदर की बातें आज सलीम मिर्जा को बिल्कुल नहीं भा रही थीं। क्या रह गया था अब यहाँ रहने के लिए? उन्होंने भी बोरिया बिस्तरा बांधकर पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। पहले बोरिया बिस्तर बांध लेते तो न ये दिन देखना पड़ता, ना इतनी छीछलेदर होती। जब तक आबूदाना ना उठे कोई अपनी जगह से नहीं हिल सकता। वाह रे आबूदाना, जब आमिना को गाड़ लिया तब निकले यहाँ से।
चलने के पहले चलते तो शमशाद न सही कोई और लड़का तो मिल जाता। सलीम मिर्जा को आखिरकार घर छोड़ना ही पड़ा। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि यहीं जम सकें, मगर मुल्क बदर होना ही शायद उनके किस्मत में लिखा था। लो भाई, आज मिर्जा साहब की चलती। सच्ची कहूं मियां, अब्बा जी थोड़ी अरबी फारसी पढ़ा देते तो बोल ही देता। मेरा मन तो पहले ही बोले था, एक दिन आप जाओगे जरूर। चलो बादशाह। भरे मन से टांगे पर सवार होकर उन्होंने रेलवे स्टेशन की राह ली। ले परे हट जा, साइकिल। रास्ते में एक जुलूस आ रहा था। लोग नारे लगा रहे थे, अपने हक के लिए आवाजें बुलंद कर रहे थे। सिकंदर का खून ये देखकर जोश मारने लगा। वो हमेशा कहता आया था कि उन्हें अपने मुल्क में ही अपने हुकूक के लिए संघर्ष करना चाहिए, मुल्क छोड़ना नहीं चाहिए। सलीम मिर्जा से बेटे की बेचैनी छुप नहीं सकी। जाओ बेटा, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इंसान कब तक अकेला जी सकता है? सिकंदर, सिकंदर। अरे अरे छोटे मियां, तुम कहां को जा रहे हो? लो। अरे कार को, अरे कार को, अरे कार को। सिकंदर चला गया अपने वतन के लोगों के बीच, अपनों के बीच। और सिकंदर के जाने के बाद सलीम मिर्जा सोच में पड़ गए। ये उनका भी तो मुल्क था। उनके बाप दादों की हड्डियां यहीं इसी जमीन में दफन थीं। फिर इसे छोड़कर वो कहां जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? अचानक उन्होंने अपने विचारों को झटका और वे एक फैसले पर पहुंच गए। मैं भी अकेली जिंदगी की घुटन से तंग आ गया। अल्लाह। बल्ला, हाँ मियां। ताना वापस ले लो। घर को? हाँ। सलीम मिर्जा वापस लौट पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जिंदगी में उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, इसके लिए औरों को कोसना मुनासिब नहीं था। उनसे एक बड़ी गलती यह भी हो गई थी कि उन्होंने अपनों के बीच ही अपने को पराया मान लिया था और एक पराये मुल्क की राह पकड़नी चाहिए थी। उनका असली मुल्क तो यही था। यहीं उन्हें अपने दुखों से लड़ना था, यहीं जीना भी था और यहीं मरना था। इसी इरादे की छाप अपने चेहरे पर लेकर वे घर को लौट आए और यहीं पर कैफी आजमी की आवाज में भारतीय मुसलमानों को एक संदेश देती हुई ये फिल्म कहती है, जो दूर से तूफान का करते हैं नजारा, उनके लिए तूफान वहां भी है यहां भी। धारे में जो मिल जाओगे बन जाओगे धारा, ये वक्त का ऐलान वहां भी है यहां भी। फिल्म गर्म हवा तिजारत की तराजू में शायद बहुत कामयाब नहीं कही जा सकती। हालांकि यह लगभग 10 हफ्ते तक चली, मगर सत्यु के अनुसार विवादों में घिरे जाने के कारण डिस्ट्रीब्यूटरों ने इसे छोड़ दिया था। सत्यु को नए सिरे से नए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने पड़े
और बहुत कम कीमत में फिल्म देनी पड़ी। फिल्म गर्म हवा को सन 1974 में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इस फिल्म को भारत की ओर से कान फिल्म फेस्टिवल में भी भेजा गया। सन 1975 में विश्व प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजी जाने वाली फिल्मों में भी इस फिल्म का नाम शामिल था। कुल मिलाकर गर्म हवा एक साफ सुथरी और सुलझी हुई फिल्म थी, जिसमें भारतीय मुसलमानों के लिए एक व्यावहारिक संदेश था। इस फिल्म ने कलात्मक फिल्मों की फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाया। फिल्म गर्म हवा एम.एस. सत्यू और बलराज साहनी के फन की बुलंदी के रूप में हमेशा याद आती रहेगी। मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, आबाद कर दो दिल की दुनिया सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती। बाइस्कोप की बातें आज हुई निर्माता निर्देशक एम.एस. सत्यू की फिल्म गरम हवा को लेकर। इस फिल्म के बारे में तमाम जानकारियां आलेख के रूप में लिखकर लाए कार्तिक चौहान और प्रोग्राम बनाने में मदद की राजलक्ष्मी ने। बाइस्कोप की बातें हमेशा की तरह आपको सुनाई लोकेंद्र शर्मा ने।